हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? एक डेट है, एक डेट को अपने कैलेंडर पर मार्क कर दो। 23 जनवरी। 23 जनवरी की डेट, नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिल रही है, तुरंत एनरोल हो जाओ फ्री में। फ्री में आपके लिए टेस्ट है अनअकैडमी का। कोड आपसे मांगेंगे, कोड में आपको डालना है कैपिटल लेटर में झा सर। और जब भी अनअकैडमी में आप कोई भी कोर्स परचेज करो या आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी चीज का कोर्स परचेज करे, ये जरूरी नहीं है सिर्फ यूपीएससी पीएससी का कोर्स, कोई भी कोर्स कुछ भी ले रहे हो, ये कोड यूज करोगे आप झा सर कैपिटल लेटर में लिखकर, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और अभी तो 23 जनवरी को एक मेगा कॉम्बैट होने वाला है, इसमें तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसमें बताया जा रहा है कि मेगा कॉम्बैट में आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स भी जीतने का मौका मिल सकता है। राइट, 56 क्वेश्चन होंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक ह्यूज कॉम्पिटिशन है आपके लिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तरीके से, तो आप इस कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। देखो, गिफ्ट वगैरह के लिए नहीं, क्योंकि एक बार आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, ये तो रोज का काम होगा। ऐसे मतलब ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं लगते। बीएमडब्ल्यू कार आपको लोग गिफ्ट करने के लिए खड़े रहेंगे। राइट, बट अभी उन सब चीजों पे मत फोकस करो, अभी फोकस करो आपकी तैयारी के ऊपर, क्योंकि आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ये सब तो छोटी चीजें हैं, ये अनअकैडमी आपको मोटिवेट करने के लिए जो है वो प्रोवाइड करा रही है। तो ये मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मेन फोकस है प्रिपरेशन के ऊपर। तो सभी लोग यार तुरंत एनरोल हो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक है, फ्री है टेस्ट। और झा सर कोड यूज करोगे तो कभी भी कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो अनअकैडमी पे, अभी इनके पास एक ऑफर भी चल रहा है 19 जनवरी तक। और बताया जा रहा है कि इसमें मतलब आपको 18 महीने का कॉम्बो लेने में ये ऑफर जो है वो मिलेगा, यानी कि कुछ प्राइस में 63,898 में आपको मिल जाएगा। प्लस आप जो है वो अगर हमारा कोड यूज करेंगे तो आपको और मान के चलो कि 15,000 रुपए आपके और बच जाएंगे। मतलब टोटल मान के चलो 15,101 रुपए आपके बच जाएंगे। तो ह्यूज डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप कोड का जो है वो यूज कर सकते हैं। 15,000 का डिस्काउंट है सीधे सीधे, सेव 15,101 रुपीज। इसके अलावा आपको बता दें कि अनअकैडमी के काफ़ी सारे कोर्सेज अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। राइट, रीसेंट कोर्सेज अभी होने वाले हैं इनके काफ़ी सारे, तो ज्वाइन करो आप इनको। और ऑप्शनल के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ऑप्शनल में आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है और आपके लिए सभी ऑप्शनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे पीएसआईआर, इकोनॉमिक्स, पब एड, हिस्ट्री, सभी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है। अभी अभी ये सब कुछ ऑप्शनल है, उनकी क्लासेस शुरू हुई हैं। राइट, लेटेस्ट। और बाकी कोड आपको यूज करना है झा सर का। ईएमआई पर भी ये जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट की ईएमआई पर आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको स्टडी करने के लिए लोन चाहिए, सिविल सर्विसेज की स्टडी करने के लिए, तो 0% इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। बट ईएमआई वाली फैसिलिटी को अवेल करो, ये सबसे बेस्ट है। और पढ़ाई करो अच्छे से मन लगाकर, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, झा सर कोड का यूज करके आपको बेनिफिट मिलेगा। गाइज, आप जानते ही हैं इजराइल और पैलेस्टीन के विवाद के बारे में, काफी लंबा विवाद ये हम लोग को इजराइल और पैलेस्टीन का देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना समर्थन दिया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन निकाला जाए, 2 राष्ट्र समाधान जो है वो निकाला जाए, इस पर बातचीत की जाए। मतलब कि सेपरेट करिए जो इशू चल रहा है पैलेस्टीन और इजराइल के ऊपर, अब इस इशू को रिजॉल्व किया जाए जल्द से जल्द। और जिन टेरिटरीज के ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं, बीच का समाधान निकालकर दोनों को अपनी अपनी टेरिटरी दे दी जाए और विवाद को जो है वो रिजॉल्व किया जाए। और गाइस, इस बैठक में 2 राष्ट्र समाधान को नष्ट होने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन 2334 को पारित किया गया। यानी कि इसी मैटर पर, जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा है, इस पर एक रेजोल्यूशन 2334 जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेकर आई है। यू गाइस डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ रेजोल्यूशन की, रेजोल्यूशन नंबर कौन सा है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज आपको पता होनी चाहिए इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे के बारे में। गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे को, इजराइल फिलिस्तीनी विवाद को काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे। एक एक करके हम चीजों को काफी डिटेल में जो है वो समझेंगे। सबसे पहले आप ये वाला मैप देखिए, ये मैप का ईयर देखिए 1947। ये ग्रीन वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये पैलेस्टीनियंस लैंड है, या फिर आप कह सकते हो ये ग्रीन वाला एरिया किसके कंट्रोल में? अरब के कंट्रोल में। किसके? अरब्स के कंट्रोल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज मैं बताते चल रहा हूं, चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले आप लोग। तो ये वाला एरिया जो है वो अरब्स के कंट्रोल में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये व्हाइट वाला जो चितकबरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किनके कंट्रोल का है? अभी ज्यूज के कंट्रोल का, यहूदियों के कंट्रोल का है। ठीक है, फिर आप देखिए धीरे से, जब पार्टीशन होता है तब इजराइल का एरिया देखिए अब कितना बड़ा हो गया, यानी कि ज्यूज के कंट्रोल वाला एरिया, यहूदियों के कंट्रोल वाला एरिया कितना बड़ा हो गया। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके प्रेजेंट सिनेरियो तक आते आते जो अरब्स जो है वो माइनॉरिटी में चले गए और ज्यूज का कंट्रोल हम लोग को मेजोरिटी में देखने को मिला। राइट, मतलब कि
कंट्रोल आप देखिए जमीन के ऊपर, पहले अरब्स का कंट्रोल था, पर धीरे धीरे करके ज्यूस ने ये कंट्रोल जो है वो अपना इस जमीन पर, इस क्षेत्र पर जो है वो हासिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक बात तो पहला पॉइंट आपको क्लियर यही हो रहा है कि ये जमीन का पूरा इशू है, जमीन को हथियाने का, हड़पने का पूरा इशू है। और किनके बीच का इशू है ये भी आपको क्लियर हो गया, ज्यूस का और अरब्स का, यहूदियों का और अरबों के बीच का ये संघर्ष, ये इशू, ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो जिसको 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है। तो ये जमीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, किसके बीच की जमीन, जॉर्डन नदी और मेडिटेरेनियन सी के बीच की जमीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखो आप मैप में, ये मेडिटेरेनियन सी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जॉर्डन रिवर है, तो इसके बीच की वाला जो एरिया पूरा है, इसको लेकर ये पूरा विवाद जो है वो बताया जाता है। ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन का। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखें, सवाल बट ये उठता है, सवाल ये चीज आना चाहिए आपके माइंड में कि ज्यूज जो है वो यहां पर कैसे आए और क्यों आए। तो देखो गाइस, यूके ने इनको यहां पर सेटल किया, ज्यूज को। यूके ने कहा कि एक अलग जमीन जो है वो होनी चाहिए यहूदियों के लिए, राइट। और यूके का एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हम लोग को देखने को मिला था, जिसका मेन एम था कि पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए घर बनाना। और ज्यूज ने इस चीज को फेवर किया है, इस आइडिया को, कि उनके लिए पैलेस्टीन में घर होना चाहिए, राइट। बट पैलेस्टीनियंस ने, यानी कि अरबों ने इस आइडिया को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। और फिर युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान बताया जाता है कि 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की जो है वो मौत हो गई, राइट। और हम लोग को देखने को मिला कि फिर इन लोगों ने एक सेपरेट स्टेट जो है वो डिमांड करी कि इनको एक सेपरेट जमीन चाहिए, इनको फिलिस्तीन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट में, ये अपनी एक सेपरेट लैंड जो है वो चाहते हैं रहने के लिए, एक सेपरेट सेटलमेंट चाहते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी, राइट। और ये पूरे जो इकट्ठा हुए थे ना ज्यूज यहाँ पर, ये 1882 से लेकर 1948 के बीच में इकट्ठा हुए थे। पूरे दुनिया भर से जितने भी यहूदी थे वो यहाँ पर पैलेस्टीन में आकर इकट्ठा हो गए थे। और इस मूवमेंट को ये अलियाह कहते हैं, अलियास, अलियास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यूके ने क्या किया था, इस क्षेत्र को जो है वो रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लिंक कर दिया। ये कहा कि ज्यूज के लिए ये क्षेत्र जो है वो काफी रिलीजियस है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यूज को इस क्षेत्र में आकर सेटल होना है, राइट। तो ये एक मैसेज जो है वो स्प्रेड कर दिया। तो दुनिया भर से यहूदी पैलेस्टीन में आकर जब सेटल हुए, तो इस मूवमेंट को अलियाह कहा गया। तो अलियाह भी ध्यान में रखना है। फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगेन दोबारा से सुनिए। ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यूज और अरब्स के बीच का, यहूदी और अरब के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मैं इसको आपको बार बार सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये टॉपिक मेंस के लिए, आपके सिविल सर्विसेज मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा गाइस, अभी कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था कि इजराइल और पैलेस्टीन ने एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागना शुरू किए थे, राइट। याद आ रहा है आपको? ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला था रिसेंट पास्ट में, और लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यूज में चल रहा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ज्यूज और अरबों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है, 100 सालों से ज्यादा हो चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक जमीन को लेकर है, लैंड को लेकर है, जो लैंड हम लोग को मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन नदी के बीच की देखने को मिल रही है। तीसरा पॉइंट हुआ यह था कि यूके ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल किया, कब? जब ओटोमन एम्पायर जो है वो गिर गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1917 में। और यूके ने जो है वो प्रॉपर तरीके से सभी ज्यूज को जो है वो बोला, एक मैसेज स्प्रेड किया कि सभी के सभी जितने भी ज्यूज हैं वो यहाँ पर पैलेस्टीन में आकर सेटल हो। और यूके ने क्या क्या किया, इस पैलेस्टीन क्षेत्र को ज्यूज के रिलीजियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ लिंक कर दिया, राइट। तो 1882 से लेकर 1948 के बीच में ज्यूज पूरे दुनिया भर से पैलेस्टीन में गैदर हुए, और इस मूवमेंट को कहा गया अलिया, ठीक है। और फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन यही था, जिसका मेन एम ये था बाल्फोर डिक्लेरेशन का, कि ब्रिटेन ने ये बोला कि जितने भी ज्यूज हैं उनका घर होना चाहिए पैलेस्टीन में, राइट। और ज्यूज ने इस आइडिया को जो है वो फेवर किया कि हाँ पैलेस्टीन में हमारा घर होना चाहिए। बट क्या हुआ कि पैलेस्टीनियंस ने, यानी कि अरबों ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। फिर युद्ध हुआ, और युद्ध में 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज की जो है वो मौत हो गई, राइट। फिर इन्होंने जो है वो इवन डिमांड भी करी कि इनको एक सेपरेट ज्यू स्टेट जो है वो चाहिए। बात क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। तो ज्यूज ने क्लेम किया पैलेस्टीन को, राइट, कि ये इनका नेचुरल होम है, ये इनका घर है। और अरब ने भी यही चीज जो है वो क्लेम करी है, और अरब इस जमीन से हटने के लिए तैयार नहीं हुए, रेडी नहीं हुए। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो ज्यूज को सपोर्ट कर दिया, राइट, इसी बीच। क्योंकि अब देखो यूके पावरफुल कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, लगातार
राइट, बहुत समय से, राइट। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इवन अपने ही पास को देख लो ना, इंडिया के पास को देख लो, इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, और ना ही सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर, बाकी और भी काफी सारी कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी थी, तो पावरफुल कंट्री थी ऑलरेडी है, राइट, ब्रिटेन। तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो सपोर्ट ले लिया, राइट, ज्यूज को सपोर्ट करते हुए, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यूज को सपोर्ट किया। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोट किया कि पैलेस्टीन जो होगी वो सेपरेट ज्यूज और अरब स्टेट पे स्प्लिट हो जाएगी, और जेरूसलम जो होगी वो एक इंटरनेशनल सिटी होगी, क्योंकि जेरूसलम को लेकर ही दोनों का इशू चलता है, राइट, कि जेरूसलम किसकी कैपिटल होगी, राइट। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिलता है, और ये प्लान जो है गाइस, ये ज्यूइश लीडर ने एक्सेप्ट किया। ज्यू ने बोला, यहूदियों ने बोला कि हाँ हमें ये प्लान पसंद है, एक काम करो इसको एक इंटरनेशनल सिटी बना लो, बट अरब ने इसको कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इवन रिजेक्ट कर दिया, और ना कभी इंप्लीमेंट किया, आज की डेट तक भी ये इंप्लीमेंटेड नहीं है। अब देखिए गाइस, ये इजराइल बनी कैसे, इस चीज को समझिए। तो 1948 का समय था, ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल इस क्षेत्र से हटा दिया, और ज्यूज ने डिक्लेयर कर दिया इजराइल, कि ये बोल रहे थे कि अब एक लैंड होगी जिसको हम लोग इजराइल नाम देंगे, अब ये इनकी कंट्री है, राइट, इजराइल। तो ज्यूज ने इजराइल जो है वो उसका डिक्लेरेशन कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अरब्स मौजूद थे, पैलेस्टीनियंस मौजूद थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, राइट, और ज्यूज भी पीछे नहीं हटे, और इसी के कारण अरब और इजराइल का वॉर, या फिर आप कह सकते हो ज्यूज और अरब का वॉर, या फिर इसे फेमसली जो है वो कहा जाता है अरब इजराइल वॉर, राइट, 1948 का। तो ये वाली चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इजराइल अरब वॉर 1948 का। तो ये हुआ, ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला। अब ये जो कंट्री देखिए आप, इजराइल, ये छोटी सी कंट्री है, इसके आजू बाजू सभी जो है वो अरब कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सभी अरेबियंस है, राइट। तो ये उससे घिरी हुई है, बट फिर भी आप देखिए छोटी सी कंट्री यानी कि होने के बावजूद भी इन्होंने सभी को मारा, सभी को निपटाया, राइट। इजरायली ट्रूप्स ने, जितने भी अरब यहां पर आ गए थे सपोर्ट करने पैलेस्टीनियंस का, राइट, सभी, क्योंकि अब सभी जो है वो पैलेस्टीनियन का सपोर्ट करने लगे इस क्षेत्र पर, क्योंकि अरेबियन क्षेत्र हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, और ये बीच में ज्यूज फंस गया, सभी इसके अपोजिशन में थे, बट ज्यूज ने सबको पेला, यानी कि इजराइल के ट्रूप्स ने सबकी बैंड बजाई, राइट। तो ये चीज है, और भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा, और इसी चीज को अल नकबा कहा जाता है, अल नकबा या विनाश, कैटेस्ट्रॉफी, इस चीज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये वाला इशू 1948 का अरब इजराइल वॉर, राइट। फिर इजराइल ने यहां पर फिर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया अरब इजराइल वॉर के बाद 1948 के। फिर क्या हुआ, जॉर्डन के साथ इसका युद्ध छिड़ा, राइट, इजराइल और जॉर्डन का युद्ध हुआ, और हमें देखने को मिला कि जॉर्डन ने कुछ पार्ट जो है इस जमीन का, इस क्षेत्र का जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया, राइट। जैसे वेस्ट बैंक का नाम जो है वो हम लोग वेस्ट बैंक के नाम से जिसे जानते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र, तो जॉर्डन है यहाँ पर, जॉर्डन ने कुछ एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया। सेम ऐसे ही इजराइल का कुछ पार्ट, कुछ एरिया जो है वो इजिप्ट ने भी अपने कंट्रोल में कर लिया, जैसे हम लोग गाजा के नाम से जानते हैं, गाजा स्ट्रिप। तो आप देखिए ये गाजा स्ट्रिप, तो इजिप्ट ने ये वाला एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया, जॉर्डन ने ये वाला एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। तो ये घटना जो है वो घटी थी क्योंकि आसपास के सपोर्टर्स आ गए थे ना पैलेस्टीनियंस के, अभी हमने बात करी 1948 में अरब इजराइल युद्ध में पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के लिए आसपास के अरब्स आ गए, तो उनमें से एक जो था जॉर्डन था, एक जो था वो इजिप्ट था। तो इजिप्ट ने जो है वो गाजा स्ट्रिप अपने कंट्रोल में कर लिया, जॉर्डन ने जो है वो ये वाला जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। एक एक करके मैप के थ्रू चीजों को समझो और दिमाग में पूरी पिक्चर जो है वो बनाओ, तब जाकर ये बहुत अच्छे से टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा और स्टे कर जाएगा, मतलब कि आप एग्जाम के समय पे भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये घटना हमने देखी कि इजराइल का कुछ पार्ट जो है वो किसके कंट्रोल में चला गया, इजिप्ट और जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया, और जेरूसलम को डिवाइड कर दिया गया, इजराइल जो वेस्ट के पास था और ईस्ट यानी कि जॉर्डन, तो जेरूसलम जो थी वो वेस्ट और ईस्ट में जो है वो डिवाइड हो गई। ये वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वेस्ट बैंक वाला एरिया, राइट। और कोई भी फॉर्मल पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं किया गया, और एक दूसरे के ऊपर दोनों जो स्टेट जो थी वो ब्लेम कर रही थी, इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर ब्लेम कर रही थी, इजराइल इजिप्ट के ऊपर, और इनकी जो पैलेस्टीन के जो सपोर्टर्स थे उन पर ब्लेम कर रही थी, वो लोग इनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे। फिर हुआ ये घटना जो है वो चेंज हुई, 6 डेज वॉर जिसको हम लोग बोलते हैं 1967 की, क्या बोलते हैं 6 डेज वॉर, मात्र 6 दिन का युद्ध हम लोग को देखने को मिला था। इसमें इजराइल ने फिर से अपना जो एरिया था, जो खोया हुआ एरिया था ईस्ट जेरूसलम का, मतलब कि ये वेस्ट बैंक वाला एरिया वापस जो है वो इसने कंट्रोल में ले लिया, किससे, ये जॉर्डन से, इवन इजिप्ट से भी गाजा स्ट्रिप का एरिया ले लिया,
सीरिया से गोलन हाइट्स वाला एरिया ले लिया। तो जो जिन जिन कंट्रीज ने इसके एरिया को अपने कंट्रोल में किया था, देखो ये गोलन हाइट वाला एरिया ये ऊपर वाला है, कि जिस समय जॉर्डन ने और इजराइल ने ये वाला एरिया लिया था ना, मतलब इजराइल का अपने कंट्रोल में कर लिया था, राइट। तो उसके बाद 1967 में 6 डेज के वॉर में इसने अपने खोए हुए एरियाज को वापस हासिल कर लिया। तो आप देखिए एक छोटी सी कंट्री जिसके अपोजिशन पे सभी लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, सभी लोग लड़ने के लिए खड़े हुए थे, बट इसने सबकी बैंड बजाई, सभी इसके आजू बाजू एनिमीज, फिर भी ये टिका रहा। तो इससे हमें क्या सीख मिल रही है, आप लोग को क्या सीख मिल रही है कि चैलेंजेस कितने भी लाइफ में आए, आपको टिके रहना है। अगर आप चैलेंजेस से दूर भागोगे या पहले ही सरेंडर कर लोगे तो आपकी जीत नहीं होगी, बट चैलेंजेस से आप लड़ोगे तो जीत आपकी होके रहेगी, राइट। तो सीखो इजराइल से ये मैसेज, राइट। और आज की डेट में इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या नाम है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, मोसाद। आज की डेट में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो है वो जानी जाती है, राइट, इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसे हमारी रॉ है, राइट, तो वैसी उनकी मोसाद है, राइट। बहुत जानी मानी, कभी पढ़ना उसके बारे में अच्छा लगेगा बहुत। तो ये पूरी स्टोरी थी इजराइल की, और किस प्रकार से देखिए इजराइल ने अपने कंट्रोल में पूरा एरिया ले लिया। तो आपको 1948 के देखो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, ज्यूज और पैलेस्टीनियंस का या अरेबियंस का जो है वो मुद्दा था एक जमीन को लेकर। फिर 1948 का इजराइल अरब इजराइल वॉर हम लोग को देखने को मिला। फिर हम लोग को 1967 का 6 डेज का वॉर देखने को मिला, राइट, कि जिसमें पूरा एरिया वापस से इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन से, राइट। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इजराइल आज की डेट में वेस्ट बैंक इजराइल के कंट्रोल में ही हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। बट इसने अपने कंट्रोल से गाजा स्ट्रिप को हटा दिया। इसने बोला कि गाजा जो स्ट्रिप वाला जो क्षेत्र है, यानी कि वो इजिप्ट के पास वाला क्षेत्र, याद करो ये मैप में ये वाला क्षेत्र, तो इसने बोला कि यहाँ पर जो है ये पैलेस्टीनियन जो है वो रह सकते हैं, इसने ये वाला एरिया जो है वो पैलेस्टीनियंस को जो है वो दे दिया। बट यूनाइटेड नेशन जो है वो अभी भी ये कहती है कि ये वाली जो टेरिटरी है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मतलब कि ये इजराइल के कंट्रोल में ही है, राइट। और इजराइल क्लेम करता है कि पूरा का पूरा जेरूसलम जो है वो इसकी कैपिटल है, और पैलेस्टीनियन क्लेम करते हैं कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो उनकी कैपिटल है फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए। यानी कि आगे चल के जो आज की डेट में इजराइल दिखाई दे रही है वो बोल रहे हैं कि आगे चल के हम लोग इसको पैलेस्टीन जो है वो बना देंगे, राइट। तो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए ये वाली जो ईस्ट जेरूसलम जो है वो इनकी पैलेस्टीनियंस की कैपिटल है। तो ये अभी भी मुद्दा चल रहा है इसी कैपिटल को लेकर, जेरूसलम को लेकर। और टेंशन जो है वो अभी बीच में बड़ी भी थी अल अक्सा मस्जिद को लेकर, आपको पता होगा ईस्ट जेरूसलम में, राइट। यहाँ पर ही इशू चला था, जिस टॉपिक को हमने कवर भी किया था काफी डिटेल में, अल अक्सा मस्जिद के पूरे इशू को, राइट। कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिला था, फिर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट दागे गए थे, याद आ रही है पूरी स्टोरी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और वेस्ट बैंक की लोकेशन मैंने भी आपको दिखाई, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि वेस्ट बैंक जो है वो किसके पास है, किस कंट्री के पास हम लोग को देखने को मिल रही है, और कौन सी कंट्री ने वेस्ट बैंक जो है वो मतलब इजराइल से हथिया लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था, बताओ जरा, अभी बताया मैंने आपको। तो ये लैंडलॉक टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, एक एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी कोस्ट जो वेस्टर्न एशिया का हम लोग को देखने को मिलता है उसके नजदीक है, और इसके ईस्ट में हम लोग को जॉर्डन देखने को मिलती है, और एक ग्रीन लाइन हम लोग को देखने को मिलती है जो कि सेपरेट करती है इजराइल को, इजराइल के साउथ वेस्ट और नॉर्थ में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और वेस्ट बैंक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि डेड सी शोर भी यहीं पर, इसके वेस्टर्न साइड पर आपको डेड सी भी दिखाई देगी। तो देखिए डेड सी से रिलेटेड पहले भी कई बार क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ चुकी है कि डेड सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के आसपास है, या कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, कहां पर है। तो बताएं आप मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर, एक मेडिटेरेनियन सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, और डेड सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के। अब व्हाट आर द डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हियर, तो किस प्रकार से मतलब यानी कि इस क्षेत्र में हम लोग को अभी का मैं वापस आपको जो है वो बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाऊं, क्योंकि अभी जो न्यूज आई है वो उसी चीज को लेकर जो है वो हम लोग को देखने को मिली है, सेटलमेंट्स को लेकर। तो देखो वेस्ट बैंक हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, इसे जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था 1948 में अरब इजराइल वॉर के दौरान, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। फिर 6 डेज के वॉर के दौरान जो है वो इजराइल ने वापस इस वेस्ट बैंक के एरिया को अपने कंट्रोल में जो है वो ले लिया था, राइट। और इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों की जो है वो बैंड बजाई, इन तीनों कंबाइंड फोर्सेस को जो है हरा दिया। और इसने कुछ 130 फॉर्मल सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक पे एस्टैब्लिश कर दी, यानी कि आप ये सिंपल शब्दों में कह सकते हो 130 ऐसे एरिया इसने वहां पर सेटल कर दी, यानी कि ऐसी बस्तियां आप कह सकते हो सेटल कर दी, बना दी, एस्टैब्लिश कर दी वेस्ट बैंक के अंदर, कि जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहे थे कि इन्होंने अपने जो यहूदी हैं उनको जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया, राइट। और सिमिलर नंबर ऑफ स्मॉलर इनफॉर्मल सेटलमेंट हैव मशरूम ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स, और भी इसने धीरे धीरे करके इस क्षेत्र पे और अपना कंट्रोल जो है वो करना
शुरू कर दिया। 4 लाख से भी ज्यादा इजरायली सेटलर्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जियोनिस्ट है, यहूदी हैं, राइट, जो कि क्लेम करते हैं बिब्लिकल बर्थ राइट ओवर दिस लैंड, मतलब कि उनका ये मानना है कि उस भूमि पर बाइबल के अनुसार उनकी पैदाइशी हक है, राइट, इस जमीन पर, यानी कि जो ये जमीन जो है उनकी, वो उनकी बर्थ राइट है, राइट। तो ये यहूदियों का जो है वो मानना हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पर भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, कुछ 26 लाख पैलेस्टीनियंस, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और पैलेस्टीनियंस भी यहाँ पर यही मानते हैं कि आगे चल के ये क्षेत्र जो होगा, जैसे अभी इजराइल है, तो आगे चल के ये पैलेस्टीन में जो है वो बदल जाएगा, राइट, और वापस से अरेबियंस का जो है वो राज इस क्षेत्र पर जो है वो हो जाएगा। एंड जब इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जो है वो किया था 1967 में 6 डेज के वॉर के दौरान, तो इसने अलाउ किया था ज्यूज लोगों को कि ज्यूज यहाँ पर मूव कर सकता है, राइट। और पैलेस्टीनियन कंसिडर करता है कि वेस्ट बैंक इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई किया गया है, राइट। पैलेस्टीनियन ये बोलता है कि वेस्ट बैंक इलीगली तौर पर ऑक्यूपाई किया गया है, ये पैलेस्टीनियन जमीन है, राइट। वेस्ट बैंक भी, इसको इजराइल ने इलीगल तरीके से जो है वो ऑक्यूपाई किया है, अपने कंट्रोल में किया है। और क्या ये पूरे सेटलमेंट जो है वो लीगल है क्या, अगर इस सवाल पर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, राइट, जहां पर इजराइल ने अपने लोगों को वहां पर भेज दिया, सेटलमेंट जो है वो करवा दिया, तो ये उल्लंघन है चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। अब चौथा जेनेवा कन्वेंशन 1949 का ये क्या कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार से, जैसे कि एक कंट्री है, जैसे इजराइल और पैलेस्टीन की अगर बात करें तो ये टेरिटरी को लेकर इशू था, तो इजराइल ने अरेबियंस के साथ जब युद्ध छेड़ा तो कोई भी किसी भी प्रकार से अपने सिविलियंस को, राइट, यानी कि आम जनता को किसी भी प्रकार से ऐसे क्षेत्र पर नहीं भेजेगी जिस क्षेत्र को इसने ऑक्यूपाई किया, अपने कंट्रोल में किया, क्योंकि उस क्षेत्र पर खतरा होता है ना सिविलियंस की जान का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये क्लियरली उल्लंघन जो है वो बताया जाता है चौथे जेनेवा कन्वेंशन का। और रोम स्टैट्यूट के अंदर भी जो कि सेटअप की गई थी, जिसके द्वारा सेटअप किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 1998 में, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोम स्टैट्यूट जो है वो किसके द्वारा, मतलब रोम स्टैट्यूट ने किस चीज को सेटअप किया, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को 1998 में सेटअप किया। तो इसने भी इसी चीज को ये कहा कि इस प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं सिविलियंस को भेजा जाता है इस तरीके से, ऐसे एरिया पर, जिस एरिया पर एक कंट्री ने जो अपना कंट्रोल हासिल किया है, राइट, तो वो एक प्रकार का वॉर क्राइम है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जाती है, ये वॉर क्राइम है, इसको आप किसी प्रकार से जस्टिफाई जो है वो नहीं कर सकते कि मिलिट्री के लिए जरूरत थी कि वहां पर उनको भेजना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये वॉर क्राइम के अंडर ही आएगा। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को जो शिफ्ट किया जा रहा है वो इलीगल है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? गाइस फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल का क्या नाम है, फटाक से बताओ। तो काफी सारे स्टूडेंट लिखेंगे ईस्ट कालीमंतन, बट एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि ईस्ट कालीमंतन को अब नूसनतारा कहा जाएगा, नूसनतारा। तो क्वेश्चन आता है कि इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम क्या है, तो नूसनतारा आपको ध्यान में रखना है। ये जो नई कैपिटल है ये बोर्नियो आइलैंड के ईस्ट में है, राइट, नूसनतारा, तो याद रखिएगा। और गाइस इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता को ईस्ट कालीमंतन, यानी कि अब इसे हम लोग नूसनतारा कहेंगे, तो इसमें क्यों शिफ्ट किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो पॉइंट नंबर 1, एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दे या पर्यावरणीय मुद्दे, राइट, जो जकार्ता फेस कर रही थी। दूसरा, जकार्ता फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रही थी, वित्तीय संकट फेस कर रही थी। तीसरा, जकार्ता में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी। चौथा, जकार्ता माना जा रहा था कि जकार्ता का 2050 तक काफी सारा पार्ट जो है पानी के नीचे चला जाएगा, बिकॉज यू गाइज नो अबाउट इट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण काफी सारे ग्लेशियर्स, आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, जिसके कारण से सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। तो ये बिल्कुल पॉइंट्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए। तो जकार्ता जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा, काफी ज्यादा पार्ट जकार्ता का 2050 तक, तो ये चिंता वाली बात थी एक। तो चौथा पॉइंट ये। पांचवा पॉइंट, इंडोनेशिया जो हम लोग को देखने को मिलती है प्रोन टू फ्लड है, यहां पर बार बार जो है वो बाढ़ आ रही है, राइट। और जकार्ता की बात करें, काफी सारी नदियों से ये सराउंडेड है, तो लोगों की जान को खतरा है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि जिसके कारण इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता को ईस्ट कालीमंतन, यानी कि आज की डेट में नूसनतारा के नाम से जो जानी जा रही है, इसमें शिफ्ट किया है। पॉइंट क्लियर है ये पूरे। अब ईस्ट कालीमंतन है कहां, मतलब कि नूसनतारा की लोकेशन कहां पर है, तो ये जकार्ता से 2300 किलोमीटर की दूरी पर है। बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड आपको ध्यान में रखना है, बोर्नियो आइलैंड के ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न, ईस्ट की तरफ। और आपको बता देगा इस बोर्नियो आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनी के बीच में शेयर किया जाता है,
और बोर्नियो आइलैंड तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है पूरे दुनिया भर में, याद रखिएगा। और एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड। और इंडोनेशिया जो है वो 73% बोर्नियो का एरिया कवर करती है। और बोर्नियो आइलैंड 3 कंट्रीज के बीच में शेयर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्नियो से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। और ईस्ट कालीमंथन वाला जो एरिया है, यहां पर भरपूर पानी की व्यवस्था है और रहने लायक टेरेन वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, भूमि जो है वो रहने लायक है। और इसकी नई कैपिटल जो है वो कहां पर लोकेटेड है? तो नॉर्थ पेनाजम पासेर और कुताई कार्तानेगार। तो कुताई कार्तानेगार क्षेत्र और नॉर्थ पेनाजम पासेर, तो यहां पर इस क्षेत्र में ये हम लोग को नई कैपिटल नूसनतारा देखने को मिल रही है, लोकेटेड है। बट ईस्ट कालीमंथन यानी कि नूसनतारा से रिलेटेड कुछ चिंताएं भी बताई गई हैं। काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने, एक्टिविस्ट ने ये चिंता रेज करी है कि यहां पर भारी मात्रा में फ्लोरा और फौना है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजाति है। और अगर यहां पर ह्यूमन शिफ्ट होंगे, यानी कि इसकी कैपिटल को आप शिफ्ट कर रहे हो, मतलब ह्यूमन शिफ्ट होंगे, तो यहां पर वेरियस कंस्ट्रक्शन करने के लिए डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ वगैरह जो है वो काटे जाएंगे, राइट। और इसके कारण एनिमल और ट्रीज को बहुत बड़ा खतरा है और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ह्यूमन यहां पर आकर डैमेज कर देंगे। तो ये चिंता जो है वो व्यक्त की गई है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। और भी काफी सारी कंट्रीज है गाइस जिनकी कैपिटल चेंज हुई है। इंडोनेशिया पहली कंट्री ऐसी बिल्कुल नहीं कहेंगे हम जिसने अपनी कैपिटल को चेंज किया है। काफी सारी कंट्रीज हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 1960 में ब्राजील ने अपनी कैपिटल को चेंज किया था रियो दे जेनेरियो से ब्राजीलिया में। तो ब्राजील की कैपिटल शिफ्ट हुई थी रियो दे जेनेरियो से ब्राजीलिया में। और 1991 में नाइजीरिया ने अपनी कैपिटल को लागोस से अबूजा में शिफ्ट कर दिया था। फिर 1967 में कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल को अलमैटी से शिफ्ट कर दिया था। बट हालांकि अलमैटी अभी भी कमर्शियल सेंटर हम लोग को देखने को मिलती है, कई बार आप इसके बारे में सुनते होंगे न्यूज में, अलमाटी। और इसने कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल अलमाटी को जो है वो शिफ्ट कर दिया नूर सुल्तान में। और फिर म्यांमार की भी बात करें तो 2005 में म्यांमार ने अपनी कैपिटल रंगून को जो है वो हटाकर नाइपीडॉ में शिफ्ट कर दिया, राइट। तो ये वाली चीज आप जानते ही हैं इसके बारे में, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, आपको पूरे पॉइंट्स मिल गए होंगे कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जो है वो क्यों शिफ्ट करी, और भी कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। प्लस आपसे याद रखना है इंडोनेशिया की कैपिटल में अगर ऑप्शन में ईस्ट कालीमंतन आ जाए तो भी वो करेक्ट होगा, या फिर नूसनतारा आ जाए तो भी वो करेक्ट होगा, राइट। गाइस अभी रिसेंटली देखा गया है कि अबू धाबी के अंदर एक संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ है, एक हवाई हमला हुआ है, जिस हमले में 2 भारतीयों सहित 3 लोग मारे गए हैं और काफी सारे लोग घायल हुए हैं। और बताया जा रहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने, यानी कि हाउती रिबल्स ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो हम समझेंगे कि ये हाउतीस कौन है और क्या युद्ध हम लोग को यमन के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे टॉपिक की एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोग में डेवलप करूंगा। सो गाइस आपको बता दें कि अरब जगत में, अरब कंट्रीज में सबसे गरीब कंट्री में से एक यमन हम लोग को देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, यमन सबसे गरीब कंट्री है। लगभग 7 सालों से यमन के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, जिसने इस कंट्री की स्थिति को बहुत खराब कर दिया है। इस कंट्री की कैपिटल साना पर हाउती विद्रोहियों द्वारा कब्जा करने के बाद देश में ईरानी प्रभाव को समाप्त करने और इसकी पूर्व सरकार को बहाल करने के उद्देश्य से सऊदी अरब के नेतृत्व में सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। सो आप एंगल समझिए, यहां पर ये जो एंगल है ये सऊदी अरेबिया और यमन के बीच का एंगल है। और अभी यमन के अंदर जो हाउतीज रीबल, जो विद्रोही जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, हूती विद्रोही जो ऑपरेट करते हैं यमन में, तो पहला पॉइंट तो ध्यान में रखना है कि कुछ समूह है विद्रोहियों का जो यमन के अंदर ऑपरेट करता है। और ये यमन से जो है वो किनको अटैक करता है? सऊदी अरेबिया को अटैक करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यमन के ये विद्रोही क्यों इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। तो गाइज इसके लिए हमें हाउतीज के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, इन विद्रोहियों के बारे में समझना जरूरी है। इनका गठन हुआ था, इस ग्रुप का गठन हुआ था 1990s के दौरान। किसके द्वारा? हुसैन बद्रेदीन अल हूती के द्वारा, जो कि एक शिया मेजॉरिटी का मेंबर था, शिया मेजॉरिटी का मेंबर, राइट। और ये ग्रुप बताया जाता है कि ये ग्रुप जो है वो जायदी शिया मुस्लिम का है, और जायदी शिया मुस्लिम ने इस यमन के क्षेत्र पर
नियरली 1000 साल तक रूल किया था। अब आप एक चीज समझिए, पॉइंट नंबर 1, यमन के अंदर ये ग्रुप, जो विद्रोही ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये ऑपरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इस ग्रुप की नींव जो है वो बहुत पुरानी है। पहला पॉइंट, शिया कम्युनिटीज के ये ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, शिया कम्युनिटी के, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो शिया कम्युनिटी जो थी, इसने 1000 साल तक इस क्षेत्र पर राज किया था, 1000 साल तक। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि यह एक कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है। कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट, शिया और सुन्नी की के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आप लोग जानते ही हैं, मिडिल ईस्ट में जो हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट, शिया और सुन्नी का। तो अब आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग ये आपको बिल्डअप करनी है कि यमन के अंदर जो कब्जा किया है हाउतीज ने, क्यों किया है? बिकॉज दे वांटेड देयर कम्युनिटी टू रूल। वो चाहते हैं कि उनकी जो कम्युनिटी, उनका जो समुदाय है, वो इस क्षेत्र पर राज करे। क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि इस क्षेत्र पर 1000 सालों तक किसका रूल था? जायदी शिया मुस्लिमों का रूल था, 1000 सालों तक लगभग। तो इसलिए इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर दिया, कब्जा कर लिया, राइट। और ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, संघर्ष जो देखने को मिल रहा है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं 2011 के अरब स्प्रिंग से, अरब विद्रोह से, राइट। और बहुत लंबे समय तक ये अरब विद्रोह चला था, जिस समय वहां पर जो प्रेसिडेंट था अली अब्दुल्ला सालेह, राइट। तो इसकी पावर को हटाकर इसके डेप्यूटी अब्दरबूह मंसूर हादी को ट्रांसफर कर दी थी, राइट। बट हुआ यह था कि जैसे ही यह पावर जो है वो ट्रांसफर हुई, तो उसके बाद यह सोचा गया था कि यमन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। बट प्रॉब्लम यह थी कि यमन के अंदर बहुत इश्यूज चलने लगे, मिलिटेंट अटैक्स होने लगे, राइट, आतंकवादी हमले होने लगे, करप्शन, भ्रष्टाचार होने लगा, फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा देखने को मिली। और काफी सारे लोग जो थे, उसके पूर्व प्रेसिडेंट साले जो था, अब्दुल्लाह साले, तो उसको सपोर्ट करते थे। तो इसके कारण से काफी सारे मिलिट्री लीडर्स जो है वो लॉयल थे पुराने प्रेसिडेंट के ऊपर। तो जो नया प्रेसिडेंट जो आया, या डेप्यूटी के पास जो पूरी पावर ट्रांसफर हुई, तो ये इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। और इसी इंस्टेबिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझकर, जो बहुत समय से जो शिया यहां पर राज करना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। आप जब भी कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको एक चीज हमेशा नजर आएगी कि जहां पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, वहां पर जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी पावर में आने के लिए, राइट। वो उस चीज को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। जैसे कि इंडिया के केस में आपको पता है कि 1707 जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती, तो उसके बाद कि मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद जो लीडर्स जो थे वो उतने केपेबल नहीं थे कि मुगल एम्पायर को जो है वो बरकरार रख सकें। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, आसपास के क्षेत्र के जितने भी रूलर्स थे, उन्होंने वो पावर में आने की उन्होंने जो है वो ठानी। और यूरोपियन पावर्स को पता लग गया कि यार ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, एकता है ही नहीं, राइट। सब एक दूसरे से जो है वो लड़ने के पीछे रहते हैं पावर को लेकर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा, इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, राइट। तो सेम चीज यमन के अंदर हुई कि यमन के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, वहां पर प्रेसिडेंट को हटाकर डेप्यूटी को पावर दी गई। बट डेप्यूटी जो था वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि यमन के अंदर इश्यूज चल रहे थे काफी सारे करप्शन के, जैसा मैंने भी आपको बताया। सो इसी इश्यूज को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर समझकर वहां पर जो शिया मुस्लिम, जो हाउती शिया मुस्लिम जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट की वीकनेस को परखा और सादा प्रोविंस पर जो है वो कब्जा कर लिया, अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, राइट। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जिससे कि पूरी चीज इन शॉर्ट आपको जो है वो समझ में आ जाए। पहला पॉइंट, यमन। यमन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 1000 सालों तक राज किया था शिया मुस्लिम ने, जायदी शिया मुस्लिम्स ने, राइट। और ये लोग शिया मुस्लिम चाहते थे कि यमन पर इनका कंट्रोल रहे। फिर 2011 में जब अरब स्प्रिंग हम लोग को देखने को मिली, अरब विद्रोह जब हुआ, तब उस समय जो पॉलिटिकल पावर जो थी वो शिफ्ट हुई। वहां के जो प्रेसिडेंट साले था, तो उससे पावर जो है वो हैंडओवर की गई वहां के डेप्यूटी के पास, हादी के पास।
बट प्रॉब्लम यह आई कि हादी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर यमन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया हाउती शिया मुस्लिम रेबल ने, और इन्होंने सादा प्रोविंस पर अपना कब्जा कर लिया। सादा प्रोविंस पर, यानी कि वहां के एक क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि यमन के अंदर सऊदी अरेबिया ने अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाया, क्यों इसने इंटरफियर किया, हस्तक्षेप किया? तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी इशू, शिया और सुन्नी के इशू के कारण। बट बात को समझिए, अब आप सर्च करिए ईरान। ईरान कंट्री जो है वो शिया है या सुन्नी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शिया है। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं वो ईरान के साथ ये कम्युनिटी बेसिस पर जो है वो चलते हैं, कम्युनिटी के आधार पर, शिया सुन्नी के आधार पर चलते हैं। अब हाउतीज जो है वो कौन है? शिया है। ईरान जो है वो है शिया, राइट? तो ईरान जो है वो क्या है? हाउतीज का प्रॉक्सी है, जो कि सऊदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनको लगा सऊदी को कि ईरान जो है वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा हाउतीज के माध्यम से यमन के अंदर, यानी कि इस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, क्योंकि पूरा गेम जो होता है गाइस इंटरेस्ट का होता है। और मिडिल ईस्ट जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए जानी जाती है? अपने तेल के लिए, अपने नेचुरल रिजर्व के लिए जो है वो जानी जाती है, राइट? और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अभी जो इसने अटैक किया है यूएई पर, जो है वो अटैक किया है, तो आप मैप की तरफ जो है वो जाइए। मैप में देखिए इंडिया की लोकेशन, इंडिया के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में आपको ईरान दिखाई देगा, और यहीं पर ही ईरान पर ही आपको एक स्ट्रेट दिखाई देता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट? याद आ रहा है, कई बार हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। तो जाइए लोकेशन देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, पर्शियन गल्फ को देखिए, गल्फ ऑफ ओमान को देखिए। तो और यूएई, अभी जो हमला हुआ है वो अबू धाबी के अंदर हमला हुआ है। अब यूएई वाला जो ये पूरा क्षेत्र है, आप इसको गौर फरमाइए, ये ईरान के साथ, ईरान के काफी नजदीक है। और ये पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है, यहां से भारी मात्रा में पेट्रोलियम जो होता है वो पूरे दुनिया भर में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, राइट? जाता है वहां पर। तो अब हो क्या सकता है? अब यहां पर सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, यूएई इन्वॉल्व है, यमन के अंदर इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसकी साना प्रोविंस आप चेक करिए कि जहां पर इसका पूरा कंट्रोल जो है वो हाउतीज ने जो है वो स्टैब्लिश कर दिया है। तो ये जो पूरा रूट है, ये जो पूरा एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहां से पूरे दुनिया भर में बहुत मेजर लेवल पर पेट्रोलियम जो है वो ट्रांसफर होते हैं, पेट्रोलियम जो है वो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूव किए जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब अगर इस क्षेत्र में ईरान, अगर यमन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका फायदा उठाकर अपनी शिया जो हाउतीज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मुस्लिम जो रीबल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, विद्रोही हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनका अगर रूल ये स्टैब्लिश कर देगा, तो ईरान जो है वो इनडायरेक्टली पेट्रोलियम रिजर्व पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है, मूवमेंट, एक्सपोर्ट, राइट? तो ये चीज कर सकता है। तो पूरा गेम जो है ना इंटरनेशनली, आपको ये चीज समझनी है कि इंटरेस्ट के ऊपर आधारित होता है। कम्युनिटी तो अपनी जगह है, बट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मैटर करता है। ईरान का इंटरेस्ट इस क्षेत्र में क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोग को पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिल रहा है, इसलिए उसका ये इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है। और जहां पर इसने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक मेजॉरिटी पेट्रोलियम रिजर्व जो होगा वो उसके कंट्रोल में होगा। तो हमेशा कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ो तो पहले ये चीज समझो कि उसके पीछे के कॉन्फ्लिक्ट के वजह क्या हो सकती है, और वो कब आपको समझ में आएगी? जब थोड़ा सा कंट्रीज के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में या फिर यमन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हाउती रिबल्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो यहां पर इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, तो उस पर सऊदी अरेबिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? तो आई थिंक कि यू गॉट द आंसर, बिकॉज ऑफ शिया एंड सुन्नी वाला इशू, राइट? बट अनदर थिंग इज, ईरान इसके पीछे क्यों है, ईरान इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है? एक तो ऑब्वियस ही बात है, शिया और सुन्नी भी एक रीजन है, बट अनदर रीजन इज पेट्रोलियम। अनदर रीजन इज कि ईरान का इंटरेस्ट यहां पर रिजर्व के ऊपर है, यहां पर रूट के ऊपर है, कि जिस रूट के माध्यम से पेट्रोलियम जो है वो एक्सपोर्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको सिविल सर्विसेज के लिए डेवलप करनी है गाइस। और गाइस, सऊदी अरेबिया ने लाखों कोशिश करी हुई है 2015 से यहां से हाउतीज को भगाने की, बट हाउतीज यहां पर टिके रहे। इन्होंने बहुत कोशिश करी थी 2015 से, लगातार काफी बार हवाई हमले करवाए थे, एरियल अटैक्स कराए थे कि हाउतीज यहां से भग जाएं, बट हाउतीज यहां पर टिके रहे, राइट? और जमीन पर कोई प्रभावी सहयोग नहीं होने और कोई रास्ता निकालने की योजना नहीं होने के कारण सऊदी के नेतृत्व वाला अभियान बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया। सऊदी ने जितने भी मिशंस कंडक्ट किए थे हाउतीज को यमन से भगाने के लिए, तो वो उसमें फेल ही रहा। और पिछले 6 सालों में
हाउती विद्रोह ने सऊदी हवाई हमले के जवाब में उत्तरी यमन के सऊदी शहरों पर कई हमले किए। इवन सऊदीज पर भी अटैक किया। अभी रिसेंटली यूएई पर जो है वो इन्होंने अटैक किया, यमन के अंदर ऑपरेट करने वाले हाउतीज ने, राइट। और यमन की गाइस आपको बता दें कि ह्यूमैनिटेरियन जो सिचुएशन है, मानवीय स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। सिंस जब से सऊदी अरेबिया ने इंटरवीन करना शुरू किया है 2015 से, एटलीस्ट 10,000 लोगों की मौतें हुई है यमन के अंदर। ये रिकॉर्ड जो है वो WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हुआ, कई बार एयर स्ट्राइक हुई, कई बार जो रोड्स वगैरह जो थी, कनेक्टिविटी थी, उसके टूटने के कारण हम लोग को देखने को मिला कि बेसिक नीड्स जो है लोगों की वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। जैसे कि खाना पीना नहीं पहुंच पा रहा था, मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही थी लोगों तक। बहुत बुरी स्थिति यमन के अंदर लोगों ने फेस करी। बताया जाता है कि लगभग 12 मिलियन, मतलब 1,20,00,000 लोग जो थे वो भूखमरी के रिस्क में हम लोग को नजर आए थे। और अभी भी बहुत भारी मात्रा में लोग जो है वो स्टारवेशन से गुजर रहे हैं, हंगर से गुजर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज इन यमन एंड सऊदी अरेबिया। और इस कंट्री के अंदर, यमन के अंदर मैसिव कोलेरा आउटब्रेक भी हुआ, हैजा भी हुआ। और इसके कारण बताया जाता है, मतलब इवन यूनिसेफ का कहना है कि एक बच्चा मरता है यमन के अंदर हर 10 मिनट में। और ऐसी बीमारी के कारण, जो बीमारी प्रिवेंटेबल है, जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो दवाई के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से, बट बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर दवाई वगैरह, बेसिक नीड्स के सामान वगैरह लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस पूरे इशू को लेकर हो गई होगी। हाउतीज क्यों ऑपरेट कर रहे हैं यमन के अंदर, उनका मेन मोटिव क्या था, और क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई जिसके कारण से हाउतीज को जो है वो मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई यमन में ऑपरेट करने की। तो ये वाला भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट क्या है यमन के अंदर हाउतीज को भगाने का, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ईरान क्यों सपोर्ट कर रही है, तो एक तो उसका शिया वाला जो रिलेशनशिप, और दूसरा हमें देखने को मिलता है कि ये पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये बनता है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और ये बनता है एक प्रॉपर मेंस का आंसर। अगर आप लिखेंगे तो ये सब पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर में होने चाहिए, अगर यमन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइज मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है उसकी लिंक है, तुरंत जाकर उसको ज्वाइन करो। वहां पर आपको जो अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, इसकी रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और हमारी मेंस की एक फ्री आंसर राइटिंग की क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पर, उन क्लासेस को फॉलो करिए। और उसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारा कंप्लीट जनरल स्टडीज का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीरो से पूरी तैयारी इसमें करवाई जा रही है, जीरो से पूरी कंप्लीट जीएस 1 2 3 4 आपका करवाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जा रही है क्लासेस के दौरान। तुरंत उसको ज्वाइन करें। एंड सेकेंडली हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच है, जहां पर 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप आंसर्स लिखकर भेजते हैं और हमारी टीम जो है, बेस्ट फैकल्टी जो है हमारी, वो आपकी कॉपीज को चेक करती हैं और आपको बताती है कि आप कैसे आंसर्स को इंप्रूव करेंगे, राइट। और 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब मान के चलिए कि इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से रेगुलरली जैसा मैं कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, तो आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मेंस आंसर राइटिंग बैच से रिलेटेड या हमारे जीएस बैच से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। नंबर है 9713282838। बाकी हमारा करंट अफेयर्स का पेड प्रोग्राम भी है, जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। आप कंटिन्यू करिए लेक्चर को, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन होकर ही रहेगा। गाइस एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल रोधी कानून का ये टॉपिक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में काफी डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि पिछले हफ्ते बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती जी ने कहा है कि और कड़े नियम जो है वो लाओ, और कड़ी पनिशमेंट लाओ एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, दल बदल रोधी कानून से रिलेटेड। क्योंकि हो ये रहा है कि काफी सारे पॉलिटिशियन जो है वो अपनी पार्टी चेंज करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले। और गाइज ये असामान्य घटना नहीं है कि जितने भी पॉलिटिशियंस, राजनेता हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये चुनाव से ठीक पहले जो है वो दल बदलते हैं, मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो चेंज कर लेते हैं। और जब भी दल बदलने की घटनाएं होती हैं, दल परिवर्तन को रोकने के लिए विधि निर्माताओं को व्यक्तिगत रूप से दंडित करने हेतु बनाया गया दल बदल रोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा के केंद्र में आ जाता है। तो जनरली ये चीज होती है कि जैसे ही
पॉलिटिशियन जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्विच करके चेंज करके इलेक्शन से पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जनरली हम लोग को न्यूज में देखने को मिलता है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी डिफेक्शन लॉ की डिटेल में आपको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और ये कब लाया गया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था 1985 में। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिस एक्ट के तहत 10वें शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था और उसी में ही हम लोग को एंटी डिफेक्शन लॉ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ 10वें शेड्यूल से 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। 1985 में इसको इंसर्ट किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके तहत एक लेजिस्लेचर जो होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाता है जो ग्राउंड्स जो होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेट करते हैं या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो फिर फर्दर डिसाइड करते हैं। इसमें एक चीज ये याद रखना कि जो फाइनल डिसीजन होता है कि एक पर्टिकुलर एमपी को या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना, वो फाइनल डिसीजन जो लेते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेते हैं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, राइट। तो उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है कि किस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना या नहीं करना। और डिस्क्वालिफिकेशन की जब पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, पूरी कार्रवाई शुरू होती है, तब कैसे शुरू होती है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि उस हाउस का कोई दूसरा मेंबर अगर वो कंप्लेन करता है एक व्यक्ति के ऊपर, एक मतलब एमपी के ऊपर, कि ये फलाना एमपी जो है इसने पैसे लेकर इस प्रकार की घटना करी, इस प्रकार की एक्टिविटी करी, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो वो पूरी जो कार्रवाई चलती है उसका जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है। और ये जो एंटी डिफेक्शन का कानून है, ये कानून पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों में ही अप्लाई होता है, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा। और क्या कंडीशन है जिसके तहत मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन आती है याद रखिएगा। अगर कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से खुद ब खुद अपनी इच्छा से उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर देता है, यानी कि वो बोलता है कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया कि इस बिल को पास नहीं कराना है या पास कराना है, अगर जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया कि इस बिल को पास कराना है और पास कराना है यानी कि वोटिंग देना है, और वोटिंग वाले दिन अगर वो मेंबर नहीं आते हैं वो वोट देने, तो भी वो डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी के आदेश के विरुद्ध जो है वो काम कर रहा है, राइट। बट एक चीज इसमें यह है कि अगर वो मेंबर 15 दिन पहले ही पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो परमिशन ले लें, उन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बता दें 15 दिन पहले ही कि मैं इस दिन नहीं आऊंगा क्योंकि मैं इस बिल को फेवर नहीं कर रहा हूं, तो फिर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, राइट, उस मेंबर का। इसके अलावा एक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि इलेक्शन जो है वो निर्दलीय भी लड़े जाते हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए भी लड़े जाते हैं। तो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि जीत गया है और उसके बाद फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो फिर डिस्क्वालीफाइड वो हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो कि एक पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, जब वो लेजिस्लेचर के मेंबर बनते हैं, राइट, तब उस समय भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो अपन ने देखे जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के नजर आते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी कंडीशंस है जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। वो क्या कंडीशन है? जैसे 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो मर्ज हो रही हैं, वो एक बन रही हैं। जैसे कि 2 पॉलिटिकल पार्टी वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, राइट, दोनों मर्ज कर रही है आपस में, तब उस कंडीशन में मेंबर्स जो होंगे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर मेंबर्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते तो भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, राइट। बट पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर कब होता है? जब उस पॉलिटिकल पार्टी के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स जो हैं वो मर्जर के फेवर में हो, तभी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरे के साथ मर्ज कर सकती है। और उस मर्जर में अगर जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को अगर वो मर्जर पसंद नहीं है, उसको अलग रहना है, उसको बोलना है कि नहीं मैं इस मर्जर का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उस समय उस मेंबर को यानी कि जो हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो भी उनको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने भी आपको क्या बताया था, पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध अगर कोई जाते हैं तो फिर उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बट यहां पर एक मेंबर मर्जर के विरुद्ध चले गया, उन्होंने बोला कि मुझे मर्जर का हिस्सा नहीं बनना, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध है, पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी के डिसीजन के विरुद्ध है, बट फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये वाली चीज भी बस आप लोग को थोड़ी सी इस प्रकार से भी पता होनी चाहिए। और जो डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो फाइनल बताते हैं, फाइनल अपना डिसीजन देते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है।
तो जो फाइनल जो डिसीजन होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। तो इनके डिसीजन को क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो देखिए आज की डेट में हाँ, पहले जब ये कानून लाया गया था तो उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन था वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। बट इसके बाद 1992 में इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो डिसीजन होते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। बट हाँ, एक ऐसी चीज भी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले कि अगर एक हाउस के मेंबर अगर कंप्लेन करते हैं दूसरे मेंबर के खिलाफ एंटी डिफेक्शन की कंप्लेन करते हैं और उस बीच जब कार्रवाई चल रही होती है तो कार्रवाई के दौरान जुडिशरी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जुडिशरी तभी सामने आएगी जब वो कार्रवाई फिनिश हो जाएगी, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना फाइनल डिसीजन दे देंगे, राइट, डिस्क्वालिफिकेशन का। तो ये चीज है। और कुछ रिकमेंडेशन की बात करें कि इस प्रकार के कानून के ऊपर बेस्ड किस मतलब कमिटी ने रिकमेंडेशन दिए थे, तो दिनेश गोस्वामी कमिटी का रिकमेंडेशन था। इसके अलावा लॉ कमीशन की 178th रिपोर्ट के अंदर भी इस चीज के बारे में मेंशन था और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के भी कुछ रिकमेंडेशन थे इस एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। तो दिनेश गोस्वामी कमिटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो सामने आई थी तो उसमें यह चीज मेंशन थी कि डिस्क्वालिफिकेशन को लिमिट कर देना चाहिए कुछ केसेस में, राइट। जैसे कि अगर कोई मेंबर वॉलंटरी गिव अप करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को तो उस चीज के लिए जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर मेंबर अगर किसी पर्टिकुलर बिल है उस पर अगर वोट देना नहीं चाह रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध जा रहे हैं तो उस बीच उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। बट हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन उसी केस में होना चाहिए अगर वो पर्टिकुलर बिल वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हो या फिर नो कॉन्फिडेंस का हो, राइट। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जिस समय पर सरकार जो है वो वाकई में डेंजर में है तो उस बीच जो है अगर कोई मेंबर वोटिंग से एब्सट्रेन करते हैं यानी कि वोटिंग नहीं देते हैं तब फिर उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, वरना दूसरे बिल्स में जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी। इसके अलावा लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट जो है उसमें यह भी कहा गया कि जो स्प्लिट होती है या फिर मर्जर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मर्ज करती है, एक होती है या अलग होती है, तो उस बीच कहा गया कि इस प्रोविजन को हटा दिया जाए। लॉ कमीशन ने कहा कि इस प्रोविजन को हटा दो, राइट, इस एग्जेम्पशन को हटा दो। साथ ही साथ प्री पोल इलेक्टोरल फंड्स जो होते हैं, अब ये प्री पोल इलेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं? देखो गाइस, ये क्या होता है, आप जानते हैं कि कोलिशन एक हम देखते हैं कि सरकार जो है वो उसका कोलिशन होता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती फिर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो मर्ज करने के बाद, कोलिशन करने के बाद सरकार बनाती है। तो ये सरकार बनाने वाला जो सिनेरियो होता है कोलिशन का, वो कब होता है? इलेक्शन के बाद होता है। बट क्या होता है कि प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स जो होते हैं वो इलेक्शन से पहले होते हैं, कि इलेक्शन से पहले जब पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार की स्ट्रेटजी बना रही है, राइट, कोलिशन की बारे में सोच रही है पहले से, तब उस चीज को भी जो है वो ट्रीट किया जाए एज अ एंटी डिफेक्शन के तौर पर। तो ये वाली चीज भी यहां पर बताई गई इनके रिकमेंडेशन के आधार पर। और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको लिमिट कर देना चाहिए अपने विप्स को इशू करने के लिए, राइट। विप्स तभी इशू होने चाहिए जब सरकार डेंजर में हो। इसके अलावा विप क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, इंडिया के अंदर जो विप का कंसेप्ट है, सबसे पहली चीज तो ये आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है विप का कंसेप्ट। और इसमें क्या होता है कि हर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके पास एक विप होता है। विप एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पार्टी के डिसिप्लिन और बिहेवियर, यानी कि पार्टी के मेंबर्स का बिहेवियर किस प्रकार से होगा हाउस में, फ्लोर में, राइट, तो उसको देखता है। तो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये विप हम लोग को नजर आता है, और विप ही जो है वो पूरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को डायरेक्शंस देता है। तो अगर विप डायरेक्शन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को कि इस बिल को जो है वो आपको पास कराना है या नहीं कराना है, तो वो जो पूरे डायरेक्शंस देते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि विप का डायरेक्शन जो है वो तभी एंटी डिफेक्शन के सिनेरियो में लाया जाए जब कोई इंपॉर्टेंट बिल हो या इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जिसमें सरकार खतरे में हो, डेंजर में हो, वरना नहीं लाया जाए। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है, राइट। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन ये है कि इन्होंने कहा है कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो है वो फाइनल डिसीजन ले 10th शेड्यूल का। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हाउस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसीजन लेते हैं, बट यहां पर कहा गया इलेक्शन कमीशन ने कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ले या फिर गवर्नर ले। और जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर ये डिसीजन ले रहे हैं तो उनका जो डिसीजन होना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन की एडवाइस का बाइंडिंग होना चाहिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो एडवाइस देगी उसी के तहत जो है ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो अपना डिसीजन ले, राइट, एंटी डिफेक्शन का। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बस आपको बेसिक एक आइडिया और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्वी बारहसिंघा के बारे में, या फिर इसे ईस्टर्न स्वैम्प डियर कहा जाता है।
तो ये जो स्वैम्प डियर है गाइस, अभी इसके नंबर्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं। ऑफिशियल्स का कहना यह है कि ये जो ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं 2018 में 907 हुआ करते थे, और अभी लेटेस्ट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग पाया गया कि इनके नंबर्स गिरकर 868 हो गए हैं। 907 से 868 डियर्स की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। इवन एक रिपोर्ट के थ्रू ये भी बताया जा रहा है कि साउथ एशिया के अंदर पूरी तरह से ये प्रजाति जो है वो विलुप्त हो चुकी है, हर जगह से खत्म हो चुकी है। इवन काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में इनके नंबर जो है वो रिड्यूस हुए हैं, गिरे हैं। तो कुछ बेसिक सी जानकारी आपको बारहसिंगा के बारे में, स्वैम्प डियर के बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात तो गाइस, बारहसिंगा जो है यानी कि जैसे स्वैम्प डियर हम लोग कहते हैं, ये इंडिया में काजीरंगा में पाया जाता है। काजीरंगा की एंडेमिक प्रजाति ये हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर ये ज्यादातर हम लोग को अभी एट प्रेजेंट नजर आ रहे हैं। और ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो है वो गाइस एक समय पर सेंट्रल कोहरा और बगोरी रेंज जो काजीरंगा की थी वहां पर भी हुआ करते थे, और IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी में, संवेदनशील जो है वो कैटेगरी जो है, सूची जो है उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें गाइस, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ये स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो बारहसिंघा आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में और सदर्न नेपाल में ये पाए जाते हैं, और इंडिया के अंदर असम, जमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये हम लोग को नजर आते हैं, राइट, स्वैम्प डियर। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है ईस्टर्न स्वैम्प डियर से रिलेटेड जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। गाइस, चाइना ने एक आर्टिफिशियल मून बना लिया है और इस पर ये काम कर रहा है। 2022 के एंड तक ये लॉन्च कर देगा इस पर्टिकुलर मून को, आर्टिफिशियल मून को। मतलब कि चाइना ने अपने यहां पर मून, जैसे कि चंद्रमा जो है वहां पर जैसा एनवायरमेंट है, वैसी ही एक रिसर्च लैब आप कह सकते हैं कि इसने क्रिएट कर दिया है। मतलब कि ये किस पर्पस के लिए की गई है कि जैसे कि जो मून पर जो भी जाता है, इंडिविजुअल जाते हैं, तो वो किस प्रकार से वहां पर रहेंगे, किस प्रकार से वहां पर ऑपरेट करेंगे, या फिर अगर इनको मून पर किसी लैंडर को उतारना है तो वो कैसे उतारेंगे। तो पूरी चीज यहीं पर ही, धरती पर ही ये टेस्ट करेंगे। मतलब कि इन्होंने बिल्कुल जैसे चंद्रमा पर जैसा एनवायरमेंट है, सेम वैसा ही एनवायरमेंट इन्होंने यहां पर कॉपी कर दिया है, राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, कि इन्होंने ग्रेविटी को किस तरीके से, यानी कि किस टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रेविटी को इन्होंने लो किया, कम किया। तो इन्होंने मैग्नेटिज्म का उपयोग किया, चुंबक तत्व का उपयोग किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने मैग्नेटिज्म की मदद से ग्रेविटी को जो है वो कम कर दिया, राइट। और रिसर्च फैसिलिटी जो है 2022 के एंड में जो है वो लॉन्च हो जाएगी ये, और रिसर्च फैसिलिटी पूरे दुनिया में ये सबसे पहली जो है वो बताई जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपको पता ही है कि आइडिया ये है कि ग्रेविटी को डिसअपियर करना। इन्होंने उस चीज के लिए यूज किया है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि 60 सेंटीमीटर वैक्यूम चैम्बर के अंदर है। 60 सेंटीमीटर के वैक्यूम चैम्बर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का इन्होंने उपयोग किया ग्रेविटी को खत्म करने के लिए। और इस मिनी मून की जो है गाइस बात करें तो मिनी मून जो है वो लगभग 2 फीट का बताया जा रहा है डायमीटर में, राइट। इसके 2 फीट का डायमीटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, व्यास जिसको हम लोग बोलते हैं 2 फीट का है। और इसका जो आर्टिफिशियल सरफेस जो है वो रॉक से और डस्ट से बना हुआ है, बिल्कुल कॉपी किया है, जैसा मून जैसा रहता है वैसे ही इन्होंने उस चीज की जो है वो कॉपी करी है। और ये कहां पर जो है वो रख रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च फैसिलिटी को, तो चाइना के अंदर जियांगसू प्रोविंस जो है, जियांगसू प्रोविंस, तो वहीं पर ही एक शहर हम लोग को देखने को मिलता है ईस्टर्न साइड में, जिसका नाम है जुझाऊ, जुझाऊ शहर। तो वहां पर ये पूरी रिसर्च फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं। और चाइना की गाइस प्लानिंग है कि ये उपयोग करेगा रिसर्च फैसिलिटी को टेस्टिंग करने के पर्पस के लिए, इसके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और वेरियस टेक्नोलॉजी को लो ग्रेविटी एनवायरमेंट में, जैसा एनवायरमेंट मून जैसा है तो सेम वैसे ही एनवायरमेंट पर वेरियस चीजों की ये टेस्टिंग करेगा, राइट। और टेस्टिंग किस पर्पस के लिए करेगा कि फ्यूचर में अगर चाइना कोई भी मिशन अगर कंडक्ट करता है मून पर, तो वो मिशन की एक प्रकार से यहीं पर ही टेस्टिंग कर लेगा, राइट। जिससे कि उसके जो एक्चुअल जो मिशन होगा वो सक्सेसफुली मून पर जो है वो मतलब वो हो जाए, सक्सेस हो जाए मून पर, राइट। और रिसर्च फैसिलिटी जो है गाइस, इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि हेल्प करेगी ये निर्धारित करने में कि आने वाले समय में मून पर लोग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, मून पर सेटलमेंट हो पाएगा ह्यूमन का कि नहीं हो पाएगा। इस चीज की संभावना की जांच करने के लिए ये रिसर्च फैसिलिटी काफी मददगारी होने वाली है। अब मैग्नेटिक लेविएशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, वैसे ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्योंकि इतना डिटेल में डेप्थ में आपसे पूछेंगे नहीं, बट एक जनरल सा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने जो आर्टिफिशियल मून का उपयोग किया, इसमें मैग्नेटिज्म का, चुंबक तत्व का इसने उपयोग किया है। अब मैग्नेटिक लेविएशन, तो आपने मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो पढ़ा होगा कि आपस में मैग्नेट जो है, मतलब दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो ये मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और रिपील करता है, यानी कि इसको अपोजिट पे आप इसके पोल्स को जो है वो रख देंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के जो है वो दूर जो है वो जाएगा, राइट। तो आप ये वाली चीज जो है वो जानती है कि रिपील करता है मैग्नेट, राइट। तो उन्होंने इसी चीज का उपयोग किया लेविएशन के लिए। लेविएशन मतलब कि हवा में उड़ते हैं ना, उस पर्पस के लिए। और इसके लिए इनके एक साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने क्या किया था, एक फ्रॉग को, एक जो होता है ना मेंढक, इसको जो है वो इस मैग्नेटिज्म की टेक्निक से या मैग्नेटिक लेविएशन की टेक्निक से उड़ा दिया था, उसको हवा में लटका दिया था, एक फ्रॉग को, एक मेंढक को। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट रिसर्चर को जो है वो नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं गाइस। तो आइडिया जो था आर्टिफिशियल मून फैसिलिटी को डेवलप करने का, उसकी जड़ें मिलती हैं रशियन बॉर्न फिजिसिस्ट आंद्रे गीम। तो आंद्रे गीम जो थे गाइस, ये एक साइंटिस्ट रिसर्चर थे। इन्होंने एक फ्रॉग को, एक मेंढक को उड़ा दिया था, किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से। और इन फिजिसिस्ट को जो है वो बाद में जाकर नोबेल प्राइज से भी जो है वो सम्मानित किया गया था, राइट। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और मैग्नेटिक लेविएशन की बात करें गाइस, चुंबकीय उत्तोलन की बात करें, तो सर्टेनली ये एंटी ग्रेविटी की तरह नहीं होता है, ये एंटी ग्रेविटी की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है, बट उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो कि माइक्रो ग्रेविटी की मिमिक करता है, बहुत ही, मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स को। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप मैग्नेटिज्म की मदद से किसी चीज को अगर रिपील करेंगे, हवा में लटकाने की जो है वो कोशिश करेंगे, तो ग्रेविटी तो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी, बट यहां से क्या हो रहा है, मैग्नेट जो है वो उसको ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स करके रख रहा है। तो आप इसको जीरो ग्रेविटी तो नहीं कह सकते, ना ही आप इसको एंटी ग्रेविटी कह सकते हो, आप इसको ये कह सकते हो कि ये मैग्नेटिज्म की टेक्निक है, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो नीचे से मैग्नेटिज्म का लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो अपनी जगह ही है, राइट। बट ये अपोजिट फोर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिज्म की तरफ से आ रहा है। और गाइज इसके पीछे के जो प्रिंसिपल्स क्या है उस पूरे एक्टिविटी के, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज प्रिंसिपल्स। ये सब प्रिंसिपल्स आपके बिल्कुल भी कोई काम के नहीं है, इन सब चीजों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट मैंने पीडीएफ में जो है वो पूरे प्रिंसिपल्स आपको जो है वो बता दिए हैं। आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं फॉर योर सेटिस्फेक्शन, बट एक्चुअली ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी। जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा वो ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा कि इस आर्टिफिशियल मून के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैग्नेटिज्म बस ध्यान में रखना आप। और ये ग्रेविटी को कट डाउन नहीं कर सकता, ये ग्रेविटी के को जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता है, बट हाँ ये ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, दैट्स इट, राइट। तो बस ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ग्रेविटी तो रहेगी ना, ग्रेविटी तो रहने ही वाली है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है, ये क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाकर उसको पुश कर रहा है बस। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित ये हमें देखने को मिलता है, दैट्स इट। तो इतनी सी जानकारी बस आप ध्यान में रखो, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक अच्छी डिटेल में आपको जानकारी पता होनी चाहिए थी, जो मैंने अभी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इससे रिलेटेड अगर आगे चल के कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे गाइस। ये इतनी खराब परिस्थिति है कि जिसके कारण मौतों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं पूरे दुनिया भर में। गाइस एक रिपोर्ट के थ्रू बताया ये तक गया है कि जितनी मौतें मलेरिया और HIV एड्स के कारण पूरे दुनिया भर में होती है, उससे कई ज्यादा मौतें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण होती हैं। तो ये है क्या, पहले इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये टॉपिक आपको अभी के अभी समझ में आ जाएगा। गाइस हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जब भी हमारा पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, घबराहट होती है, तो हम डॉक्टर के पास ज्यादातर नहीं जाते, हम किसके पास जाते हैं, मेडिकल वाले के पास जाते हैं। बट कुछ समझदार लोग डॉक्टर के भी पास जाते हैं, बट गलती क्या करते हैं वो मैं अब आपको समझाता हूं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते थोड़े समझदार लोगों की, कि वो डॉक्टर के पास गए, राइट। अब डॉक्टर को उन्होंने बताया कि साहब चक्कर आ रहे हैं, पेट दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट सी लग रही है। डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक्स दे दी, कहा कि ये 3 गोली है, सुबह दोपहर शाम खाना है, राइट, और 3 दिन तक खाना है आपको ये। अब सामने वाले व्यक्ति घर लेकर आ गया ये दवाई। अब जब घर लेकर आया तो उसने इस दवाई को खाया, एक दिन खाया, ठीक हो गया, दूसरे दिन अच्छा लगने लगा, दूसरे और तीसरे दिन के डोज को इसने स्किप कर दिया, खाया नहीं। हर एक मेडिसिन जो होती है गाइस उसका एक प्रॉपर डोज होता है।
अब जब हमारी बॉडी के अंदर जो वो वायरस है और वो बैक्टीरिया है, तो आप लोग ने तो पढ़ा है, आप इस बारे में जानते भी हैं कि बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लाई होते हैं, ये लगातार बढ़ते रहते हैं, है ना। इनकी जो क्षमता होती है मल्टीप्लाई होने की होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन की प्रोसेस आपको पता है कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग के अंदर इवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं, राइट, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये ह्यूमंस में भी होता है, हर एक लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो इवोल्यूशन करेगा, इवोल्यूशन मतलब कि उसमें बदलाव आएंगे, जिसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं, म्यूटेशन करेगा वो, राइट। वो एनवायरमेंट के हिसाब से जो वो अपने आप को बदलेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज करके। जैसे कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमंस रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, और जैसे जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता रहता है, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, बढ़ता रहता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने अपने जेनेटिक्स को चेंज भी करता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब समझने वाली बात यह है कि जिस वायरस को खत्म करने के लिए हम वो दवाई खा रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने जब एक डोज लिया, यानी कि पहले दिन की दवाई ली, तो उस दवाई ने उस वायरस को पूरी तरह से बॉडी से हटाया नहीं, समाप्त नहीं किया। वो वायरस आप समझने के तौर पर यह समझ सकते हो कि वो अधमरा हो गया, घायल हो गया बॉडी के अंदर, बट उसकी म्यूटेशन तो लगातार बढ़ रहा है, उसके नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। वो घायल हुआ तो उसने क्या सिखाया अपने बच्चों को? उसने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा ये केमिकल है, ये वायरस है, ये आपको घायल कर सकता है, तो आपको इस वायरस से निपटने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। तो उसने अपने बच्चों को यह सिखा दिया। अब क्या होगा कि 15 दिन के बाद फिर से हमारा सर दुखेगा, फिर से हमारा पेट दर्द होगा, क्योंकि वो वायरस तो मरा है नहीं। फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम शाणे बनेंगे, हम मेडिकल वाले भैया के पास जाएंगे, हम बोलेंगे देखो ये डॉक्टर ने ये दवाई दी थी हमें, इसका एक काम करो 2 दिन की दवाई दे दो। हम 3 दिन की नहीं ले रहे, हम सिर्फ 2 दिन की ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता है हमने क्या गलती कर दी है कि डॉक्टर ने जो डोज बताया था उस डोज को पूरा नहीं ले रहे हैं हम अपनी मर्जी से डॉक्टर बने बैठे हुए हैं। और आप तो जानती हैं कि हमारे इंडिया में हर घर में एक डॉक्टर होता ही है, राइट, या हर रिश्तेदार में एक ना एक डॉक्टर होता ही है। मैं उस डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, रिकॉग्नाइज डॉक्टर की, क्वालिफाइड डॉक्टर की, घर के डॉक्टर की। अच्छा सर दुख रहा है, चलो एक काम करो ये ले लो, अरे ये मसाले वसाले ले लो। तो अब देखो आप, ऐसी चीजें तो होती हैं, राइट। तो प्रॉब्लम यही है, ये जो एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है ना, उसके पीछे की वजह हम ह्यूमंस हैं, हमने गलती की है। जब डॉक्टर हमें प्रॉपर डोज देते हैं हम उस प्रॉपर डोज को नहीं लेते, और इसी के कारण ये वायरस, ये बैक्टीरिया जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये माइक्रोब जो है वो एंटी माइक्रोब्स के रेजिस्टेंट बन चुके हैं, मतलब कि अब इनको उस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस केमिकल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि उस केमिकल से इन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल और मैं आपको अच्छा देता हूं, ऑल आउट आप सभी के घर में लगा होगा, मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट की मशीन आती है। आपने देखा है कई बार कुछ मच्छर ऑल आउट के ऊपर ही आकर बैठा रहता है, उसको कुछ नहीं होता, बिकॉज उनकी बॉडी रेजिस्ट कर गई है। अब ये इतनी खराब स्थिति है कि मैं आपको क्या बताऊं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम एक एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड लॉस हो रहा है, बुरी स्थिति हो रही है उसकी, डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन डालेगा जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे, है ना। अब जब उसकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी तो वो इंजेक्शन काम ही नहीं करेगा उसकी बॉडी में, एंटीबायोटिक्स उसकी बॉडी में काम ही नहीं करेगी, जिसके कारण से क्या होगा, उस व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। और ये हो रहा है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ऑफिशियल आंकड़े सामने आ चुके हैं। एचआईवी एड्स, मलेरिया जैसी जो बीमारी है, इनके कारण होने वाली जो मृत्यु है, उससे कई ज्यादा मृत्यु जो हो रही है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्डअप हो गई होगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता कैसे। मैं एक सम अप कर देता हूं, शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जब भी कोई वायरस जो होता है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि उस वायरस के पास अब एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता आ जाती है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक्स का। तो ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो वायरस बन जाता है, या फिर आप कह सकते हो उस ह्यूमन की बॉडी बन जाती है, राइट, क्योंकि उस ह्यूमन ने अपनी बॉडी के अंदर उस वायरस को जो है वो एक प्रकार से मारने के लिए काम नहीं किया, उस वायरस को प्रोटेक्शन दे दी है एक प्रकार से, राइट। उस वायरस को ऐसा बना दिया है कि वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा। यार मैं अपना पर्सनल केस आपको बताता हूँ, ये हर चीज में होता है, ये कॉमन चीज है, नेचुरल चीज है, ये रेजिस्टेंस जो होती है ना हमारी बॉडी की, नेचुरल चीज है गाइज। मुझे HLA-B27 पॉजिटिव है, HLA-B27 पॉजिटिव, ये एंकालूजिंग स्पॉन्डिलिटिस होता है, आसान शब्दों में मुझे अर्थराइटिस है, गठिया है रीढ़ की हड्डी का।
अब होता क्या था, मैं भी शाला मारना था, जैसे कि हम भैया हम लोग हैं ही, हम लोग अपना ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, डॉक्टर जैसा बोलता है वैसा तो हमें करना नहीं है। अरे हम भी उसी कैटेगरी में थे आज से 15 1 साल पहले। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा ये दवाई जो है वो आपको खानी है। हमने क्या किया, एक दिन कॉम्बली फ्लेम खा ली। अब मैंने जिस दिन कॉम्बली फ्लेम खाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अरे वाह यार ये तो पेन वेन मेरा खत्म हो गया, क्योंकि बहुत पेन होता था मुझे। अब पहले मैं एक कॉम्बली फ्लेम खाता था लगातार, मैं रोज एक कॉम्बली फ्लेम खाता था, अच्छा लगता था। कुछ समय के बाद मेरी बॉडी जो होती है हुई थी वो कॉम्बली फ्लेम रेजिस्टेंस हो गई थी, मतलब कि इस केमिकल का मेरी बॉडी को अब थोड़े समय बाद कोई असर नहीं पड़ने लगा था। फिर मैंने दो दो कॉम्बली फ्लेम खाना शुरू कर दी, और फिर कुछ समय बाद दोनों कॉम्बली फ्लेम का असर काम करना बंद कर दिया था। फिर मैंने 3 कॉम्बली फ्लेम खाना शुरू करी एक दिन में, रोज थी ये मेरी प्रक्रिया, सालों तक खाई है मैंने। फिर उसके बाद एक टाइम मेरी मेरी लाइफ में ये आ गया था कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। जब भी मुझे पेन होता था तो मुझे हॉस्पिटलाइज करते थे मेरी फैमिली, और मुझे ड्रिप चढ़ती थी इंजेक्शन वाली, मतलब वो होता है ना कि इंजेक्शन लगते थे, ड्रिप चलती थी, आईवी चलता था। तो आप समझिए कि कितनी बेकार स्थिति है ये। मैं तो खुद अपना पर्सनल केस आपको बता रहा हूं कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्ट हो जाती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि डॉक्टर आपसे क्या बोलते हैं, ये दवाई लो सुबह शाम दोपहर 3 दिन तक, और उसके बाद अगर कुछ नहीं लगता तो मेरे पास आओ। क्यों बुलाते हैं डॉक्टर की इतने दिन बाद मेरे पास आओ? फिर कई बार कई केसेस में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप डॉक्टर जाते हो, सर कुछ नहीं हो रहा, वो आपकी दवाई बदल कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो उस दवाई से रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है ये हमारी बॉडी करती है, कि हमारी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है। जैसे कि इन जनरल समझने के लिए हम लोग ये चीज समझते हैं कि वायरस रेजिस्टेंस हो गया, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी जो होती है वो उस वायरस को प्रोटेक्शन दे देती है, क्योंकि वो डाइल्यूट कर देती है पूरे के पूरे एंटीबायोटिक्स को, जिससे कि वो वायरस मर ही नहीं पाता। बट जनरली समझाने के पर्पस के लिए हम लोग समझाते हैं कि वायरस जो है वो ओवर पावर कर जाता है दवाई के ऊपर, ये समझाने के पर्पस के लिए होता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप डीप डाउन द रियलिटी को खोजेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हमारी बॉडी जो है वो उस केमिकल से रेजिस्ट हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग इट? तो अब से, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मुझे आपके माइंड में जो टॉपिक बिल्डअप करना था, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये वायरस जो है वो स्ट्रांग हो गया, जिससे कि आप समझ पाए कि हाँ यार हमारी तबीयत खराब होगी क्योंकि वायरस स्ट्रांग हो रहा है। बट द मेन पॉइंट इज कि हमारी बॉडी जो है उस वो रेजिस्ट हो गई है उस पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक के कारण रेजिस्ट हो गई है। वो उसका असर ही नहीं करने दे रही हमारी बॉडी के अंदर, कि जिससे कि वो वायरस मर सके, राइट? और जनरली जहां पर भी आप इसकी थ्योरी वगैरह देखेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। इट इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड सम पैरासाइट्स टू स्टॉप एन एंटीमाइक्रोबियल, दैट इज एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स एंड एंटी मलेरियल्स फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट। तो अभी डेफिनेशन में क्या मेंशन कर दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है कि वो उसके ऊपर एंटी माइक्रोबियल का असर नहीं पड़ता, दैट इज ट्रू। बट असर क्यों नहीं पड़ता है, इसके पीछे का क्या कारण है वो समझाया नहीं जाता। उसके पीछे का कारण यह है कि हमारी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है, राइट? और ऐसा कई बार आपके साथ भी होगा, कुछ कुछ दवाइयां पहले आपको असर कर जाती थी, उसके बाद शायद वो असर नहीं कर रही होंगी। आपने भी पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा या किसी ना किसी से सुना होगा कि अरे यार पहले तो अच्छा लगता था इसको खाने के बाद अब अच्छा नहीं लग रहा। अरे और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पैग, जो लोग दरुए होते हैं वो दारू पीते हैं, जब नई नई दारू पीना सीखते हैं तो एक पैग में टुन हो जाते हैं, राइट? फिर 2 पैग, फिर 3 पैग, फिर एक एक खम्भे में टुन नहीं होते वो लोग। तो क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी के अंदर वो हैबिट बन रही है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार इसकी तो चमड़ी जो है वो भैंस की चमड़ी है, इसको मारने से असर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने मार खा खा कर अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। द बॉडी बिल्डर्स व्हाट दे डू, स्टार्टिंग में जब भी कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग करता है तो एकदम से ऐसा थोड़ा है कि 100 किलो का वेट एकदम उठा लेगा, वो नहीं उठा पाएगा। धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं, ये ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होती है। सेम यही फिनोमेना नेगेटिव वे में जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर भी असर करता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही बड़ा गाइस खतरा है। हालांकि हमारी एंटीबायोटिक्स ने बहुत ज्यादा जान बचाई है, बहुत लोगों की जान बचाई है, बट आज की डेट में ये इनइफेक्टिव हो गई है, राइट? इवन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसा मैंने भी आपको बताया, जो थ्योरी में मेंशन है। आपके पास जो पीडीएफ है उसमें ये पूरी चीज मेंशन है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। बट ह्यूमंस ने क्या किया है, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज किया है, और एनिमल्स में भी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारणवश ह्यूमन की बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गई है, या एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो गई है।
भारी मात्रा में जो इन्फेक्शंस होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, गोनोरिया, ये जो है वो काफी डिफिकल्ट हो गया है इनको ट्रीट करना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो किया जा रहा है वो अब लेस इफेक्टिव हो गई है। एक्चुअल में वो लेस इफेक्टिव नहीं हुई है, हम ह्यूमन ने उसका मिसयूज करके उसको लेस इफेक्टिव बना दिया है। डॉक्टर के प्रॉपर डोज को स्किप करके हमने अपनी मर्जी से ही एक डोज जो है वो क्रिएट, क्योंकि क्या होता है गाइस, हर एक मेडिसिन का एक प्रॉपर डोज होता है। उस डोज में अगर हम मेडिसिन का इंटेक नहीं करेंगे तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट, क्योंकि वो पूरी तरह से, एक तो वो मेडिसिन जो होगी वो पूरी तरह से वायरस को बॉडी के अंदर से समाप्त नहीं करेगी, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि डोज पूरा लेना जरूरी है, क्योंकि डोज पूरा नहीं लोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है, राइट। और पूरे दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो एनिमल्स में किया जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी हुई है 67% की, और होने वाली है 2010 के लेवल से 2030 तक, राइट। और ये बहुत ही बुरा मैन मेड डिजास्टर जो है वो हो जाएगा। और बताया जाता है कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जो हमने एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया है, तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ, फिशरीज, एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए खतरा है, सबके लिए खतरा। और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज वगैरह जो होती हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, कार्डियक बाईपास वगैरह होता है, हार्ट बाईपास आप जानते होंगे, राइट, या एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है, तो ये सब करने में बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि इसको, इसके मतलब ट्रीटमेंट के बाद जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स दोगे, तो वो एंटीबायोटिक्स बॉडी के अंदर असर नहीं करेगी अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो चुका होगा तो। सो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट अभी सामने आई है, द लैंसेट ने इस रिपोर्ट को जो है, यानी कि लैंसेट के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है, और ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस रिपोर्ट का नाम है। इसके अंदर 204 कंट्रीज और टेरिटरीज कवर की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इंपैक्ट पूरी दुनिया भर में क्या देखने को एट प्रेजेंट मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि 27 मिलियन लोगों की मौत हुई है 2019 में बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इससे होने वाली मौत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इवन HIV, एड्स और मलेरिया से ज्यादा मौतें जो हो रही है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण हो रही है। इसके अलावा 49.5 लाख डेथ के केसेस जो है वो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के तहत, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के तहत। और बट इवन ये भी बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस इटसेल्फ मे और मे नॉट हैव बीन द डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ। हो सकता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं है। क्यों डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ तो कुछ और ही होगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल की जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट। अब वो कैंसर के ट्रीटमेंट को असिस्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स उसको दिए जा रहे हैं। अब जब एंटीबायोटिक ही असर नहीं करेगी और उसकी अगर मृत्यु होगी, तो यही कहेंगे ना कि कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। इसको डायरेक्ट कॉज तो माना नहीं जाता, राइट, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट के पर्पज के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो दैट्स वाई ये चीज जो है वो कही गई है। और पैथोजन, कुछ कुछ पैथोजन को एनालाइज किया गया, 23 पैथोजन की स्टडी की गई, राइट। जैसे कि 6 पैथोजन की अगर हम बात करें, जैसे ई कोली, राइट, एस ऑरिरोस, के निमोनियाई, एस निमोनियाई, ए बाउमैनी, राइट, पी एरुजिनोसा। तो ऐसे कुछ हैं जिसके कारण डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 9.25 साढ़े 9 लाख लोगों की मृत्यु हुई है इन सब पैथोजेंस के कारण, क्योंकि ये सब पैथोजेंस जो है वो आप कह सकते हैं ड्रग रेजिस्टेंस बन गए हैं, दवाइयों का इन पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ रहा। और एक पैथोजन जो है वो ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो दिया जाता है, और इसका नाम जो है मैथीसिलिन मैथीसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस, या फिर MRSA इसको हम लोग कहते हैं। सिर्फ इसी पैथोजन के कारण 1 लाख लोगों की मृत्यु जो है वो हुई है। वैसे आप लोग को ये सब पैथोजन याद रखने की सच आवश्यकता जो है वो नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, जिसकी एक अच्छी जानकारी मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, राइट।